Very hi, this is me Soni Yadav. Welcome to my YouTube channel. I am preparing for my NET JRF exam in political science, and in order to prepare more efficiently, I thought of sharing my little information and note making techniques with you guys, me especially for class 11th and 12th on my this YouTube channel. So आज जो चैप्टर जिस बुक का फर्स्ट चैप्टर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट इज़ क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो चैप्टर का जो स्टार्ट है वो मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त से होता है। सो मिडनाइट 14-15 अगस्त को जो मिडनाइट में है आर कंट्री इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस एंड सेम टाइम हमारा जो कंट्री है उसका पार्टीशन भी हुआ था। और जो हमारा इंडिपेंडेंट नेशन था इंडिया, उसमें सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने वो जवाहरलाल नेहरू थे, आर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एंड सेम नाइट पे उन्होंने एक स्पीच दी थी और उस स्पीच को, उस फेमस स्पीच को हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। सो जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था तो ऐसे दो गोल थे जिसपे सब कोई यानी कि एवरीवन अग्रीड अपॉन। तो वो जो दो गोल थे वो, उसमें पहला गोल था कि जो हमारा जो कंट्री है वो उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा। और सेकंड जो गोल था वो ये था कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के गुड्स भलाई के लिए रन की जाएगी। So with the happiness of our freedom, we also faced the violence and the trauma of displacement because of partition at that time. So खुशी से ज़्यादा एकदम वायलेंस का और डर का और बहुत ज़्यादा दुख का, सफरिंग का माहौल था इंडिया में उस टाइम पे। और इन सब में कुछ मेजर चैलेंजेस निकल कर सामने आए इंडिपेंडेंट इंडिया के पास, एंड दैट इज़ उनमें से जो पहला है दैट इज़ टू शेप अ नेशन, एक नेशन को शेप करना। सेकेंड वन इज़ टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एंड थर्ड वन इज़ टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड द वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। सो टू शेप अ नेशन में जो प्रॉब्लम था हमारे सामने वो ये था कि जो हमारे कंट्री का साइज़ था, कॉन्टिनेंट साइज़ था, जो डाइवर्सिटी थी, जो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस थे, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर और रिलीजन के पीपल के लोग थे हमारी कंट्री में, और इन सब को यूनाइट करना दोबारा से, बिकॉज देयर वाज अ फियर ऑफ पार्टीशन इन अमंग द पीपल। सो उस फियर को ओवरकम करके उस पर दोबारा से एक यूनिटी से इन सारे लोगों को बाउंड करना जो था उस टाइम के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज वाला सिचुएशन था। जो सेकंड प्रॉब्लम था वो था टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता है कि फंडामेंटल राइट्स दे दिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हमने विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता तो बस उससे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती। नहीं, इतने डाइवर्सिटिक कंट्री में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए इम्प्लीमेंट करना जो था वो एक टास्क जैसा सिचुएशन था। और जो थर्ड प्रॉब्लम था वो था हर क्लास का, हर कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना इंडिया में, और वो भी इक्वली। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, DPSP का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP का प्रावधान है। तो उस टाइम पे जैसे हमारा कंट्री पहले एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री हुआ करता था, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से हमारी जो कंट्री का जो वेल्थ है उसको ड्रेन आउट किया, उसके बाद जब वो गए तो वो अपने पीछे इंडिया में कुछ नहीं छोड़ के गए एक्सेप्ट गरीबी के। सो उस पॉवर्टी को ओवरकम करना और फिर सोसाइटी में, समाज में इक्वली सबका इक्वालिटी का प्रिंसिपल को मेंटेन करते हुए सबका एक डेवलपमेंट करना जो था उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ी चैलेंज था। सो इस बुक में इन तीनों प्रॉब्लम्स को तीन अलग अलग डिफरेंट चैप्टर में डिवाइड किया गया है। टू शेप अ नेशन में हम इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर हम फर्स्ट में टू शेप अ नेशन का जो भी चैलेंज था, जो भी हमने इसमें प्रॉब्लम फेस की अपने नेशन को बिल्ड करने में और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस निकले वो है। चैप्टर नंबर सेकंड में हम स्पेशली डेमोक्रेसी कैसे चूज़ किया और फिर उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, हमारा फर्स्ट इलेक्शन कब हुआ, किस सिचुएशंस में हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस की, और कौन कौन सी डेमोक्रेटिक पार्टी, कौन सी नेशनल और स्टेट पार्टीज़ वगैरह के बारे में हम सेकेंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो चैप्टर थर्ड है वो, उसमें हम डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या किया,
दिया, किस तरीके के प्लानिंग कमीशंस वगैरह के बारे में, उन अलग अलग प्लानिंग कमीशन ने किस किस टाइप के पॉलिसीज़ वगैरह पे ध्यान दिया, ये सारी और डेवलपमेंट की उस राह पे, उस पाथ पे हम कंट्री को क्या क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ी, वो चैप्टर नंबर 3 उससे डील कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1 जो कि टू शेप अ नेशन की जो चैलेंज था उसको डील कर रहा था. सो इस चैप्टर को समझने के लिए मेनली हम क्या करेंगे कि चैप्टर को समझने के लिए आप सबको चैप्टर को एक छोटा सा डिवीज़न करना है. ऑलरेडी बुक में हो रखा है लेकिन वो आपको अपने दिमाग में भी याद रखना है कि इस चैप्टर को समझने के लिए पहले तो पार्टीशन का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि पार्टीशन हुआ कैसे और उसका क्या रिजल्ट निकला, और पीछे के एक दो रीज़न आपको याद रखने हैं कि जो पार्टीशन की तरफ लीड करके लेके जाएगा हमारे कंट्री को. फिर जब पार्टीशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर इंटीग्रिटी की बात होगी. अब इंटीग्रिटी किस चीज़ की वो अभी आगे हम देखेंगे. और फिर बात होगी रीऑर्गेनाइजेशन की. और इन्हीं 3 पार्ट में हमारा जो ये पूरा फर्स्ट चैप्टर है वो डिवाइडेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्टीशन वाला थियोरी. सो जो पार्टीशन हमारा हुआ था जिसको हम डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिएशन भी बोल सकते हैं. सो ये जो पार्टीशन हुआ था ये 14-15 अगस्त 1947 को ही हमारा 2 नेशन स्टेट बना. एक हमारा इंडिया, मतलब इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था और उसमें से कट आउट होकर, क्रैब आउट होकर पाकिस्तान बना. और पाकिस्तान का बनना ही एक पार्टीशन का सबसे पहला रिजल्ट था. सो ये जो पाकिस्तान बना या फिर जो ये पार्टीशन हुआ, ये पार्टीशन जो है 2 नेशन थियोरी पे बेस्ड था. और इसको 2 नेशन थियोरी जो है वो एडवांस की थी मुस्लिम लीग ने, जो 1906 में एक सेपरेट मुस्लिम के लिए बनाई हुई पार्टी थी. बहुत टाइम तक जो कांग्रेस पार्टी थी जो 1885 में बनी थी, कांग्रेस पार्टी ने इस 2 नेशन थियोरी का अपोज किया. लेकिन ऐसे 1940s में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पैदा हुए, ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जो हुए, और साथ में ब्रिटिश का जो रोल था, ऑल थैंक्स टू ब्रिटिशर्स का डिवाइन एंड रूल वाला पॉलिसी, जिन्होंने क्या किया कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा जो एक रोल है वो ब्रिटिशर्स का है. नेक्स्ट जो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था. और ये डिसाइड करने में कि पार्टीशन का जो पूरा प्रोसेस था वो कितना पेनफुल और ट्रॉमेटिक था ये पता होगा ही. जो प्रॉब्लम था वो ये था कि ये डिसाइड करना मतलब डिसाइड करना कि कौन सा एरिया पाकिस्तान बनेगा और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना जो था, ये एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम था. इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने में भी 3-4 प्रॉब्लम जो है वो सामने आई, और उन प्रॉब्लम को विद सॉल्यूशन जो है वो बुक में एक्सप्लेन किया गया है. जो पार्टीशन में सबसे मेजर प्रॉब्लम जो था वो ये था कि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी. इंडिया में ऐसा कोई सिंगल एरिया ऐसा नहीं था जहाँ जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला था. ऐसा वाला बेल्ट निकल के सामने आया, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में. इट वॉज डिसाइडेड कि दोनों ही जो पार्ट है उसको पाकिस्तान बनाया जाएगा, जिसमें से एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान बनेगा. फिर उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम था वो ये प्रॉब्लम था कि नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी वांटेड टू बी इन पाकिस्तान. सारी की सारी जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती थी. वो कुछ लोग हिंदुस्तान को फेवर कर रहे थे. जैसे कि उसमें बुक में एक एग्जाम्पल है खान अब्दुल गफ्फार खान का. वो फ्रंटियर गांधी के नाम से भी हम उनको जानते हैं, और वो लीडर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी NWFP के. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्टॉन्चली अपोज किया था 2 नेशन थियोरी को, लेकिन उनकी इस ऑपोजिशन को इग्नोर करके जो NWF है उसको पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया था. जो थर्ड प्रॉब्लम है वो ये था कि लार्ज नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम इन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस. जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, दोनों ही प्रोविंसेस में ऐसे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे उनकी भी जो नंबर थे वो बहुत ज़्यादा थे. तो उनका क्या करना है, या फिर वो पाकिस्तान में मर्ज जाएंगे. ऑब्वियसली बात है कि नॉन कम्युनिटी जो पीपल थे वो पाकिस्तान में तो मर्ज नहीं होना चाहते थे. ऐसा 2 एरिया दोनों ही साइड निकल के सामने आया था, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाल वाला एरिया और वेस्ट पाकिस्तान में पंजाब वाला एरिया. इट वॉज डिसाइडेड कि दोनों ही एरिया को बाइफर्केट किया जाएगा रिलीजियस मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग. यानी कि
जो वेस्ट पाकिस्तान है उसमें से पंजाब को बाइफर्केट करके यानी कि काट कर मतलब उसको अलग कर दिया गया जाएगा। वो इंडिया में मर्ज अप होगा। और जो पीछे का इलाका जो कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो मेजॉरिटी वाला एरिया है वो पाकिस्तान में मर्ज होगा। सेम विद बंगाल में, जिसमें से वेस्ट बंगाल जो है वो हिंदू कम्युनिटी वाला और जो मतलब नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो जिनकी जो संख्या ज़्यादा थी तो वो वेस्ट बंगाल में वो हो गया बन गया, आ गए वो पीपल। और बाकी के सारे जो हैं वो ईस्ट बंगाल में मतलब ईस्ट पाकिस्तान में मर्जअप हो गए। फिर उसके बाद जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के सामने आई वो थी माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम। माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम क्या कि ये जो पूरा का पूरा पार्टीशन वाला प्रोसेस था वो बिल्कुल ही अनप्लैंड था और एकदम इंस्टेंट डिसाइडेड जो प्लान था, जिसकी वजह से एकदम से जब ये पार्टीशन हुआ था तो अपनी ही कंट्री में अपने ही घरों में जो पीपल हैं वो एक तरीके से एलियन हो गए। एलियन यानी कि अनडिज़ायरेबल एलियन हो गए, यानी कि वो अपने ही घर में अब उनका वो घर नहीं रहा, वो बेघर जैसे हो गए। जैसे कि लैक ऑफ पीपल, लैक ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन एरिया दैट वर इन पाकिस्तान। बहुत सारे हिंदू और सिख पीपल ऐसे थे जो अपने घर में थे लेकिन वो जो एरिया था वो अब पाकिस्तान में था। तो अब उनको दोबारा इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आना था। और सेम विद मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो कि मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इंडिया में थे जो कि अब उनको अपना घर छोड़कर अब पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना था, यानी पाकिस्तान में जाना था। तो ये जो माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम थी ये देखने को मिली। सो ये पूरा पार्टीशन के प्रोसेस का जो कॉन्सिक्वेंस निकला वो ये था कि दो नेशन अपन निकल के सामने आए, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी दो पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। सो इस पूरे पार्टीशन के प्रोसेस का जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो 6 मार्क्स में CBSE का जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। सो कॉन्सिक्वेंसेस ये निकला कि बहुत सारी किलिंग्स हुई, एट्रोसिटीज़ हुई, दोनों साइड्स में बहुत सारे लोगों को किल किया गया, मेम किया गया। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के पीपल के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। मेम्ड का मीनिंग होता है कि पीपल को इतना इंजूरियस कर देना, इतना इंजरी पहुंचा देना किसी भी बॉडी के पार्ट पे कि वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो दोबारा काम करने लायक ही ना बचे। और सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, इन सबको जो है कम्युनल जोन बना दिया गया। कम्युनल जोन यानी कि इन तीनों चारों एरिया में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में जो है और पाकिस्तान में जो एरिया गया था, दोनों ही जगह पे बहुत ज़्यादा धर्म को लेके, जाति को लेके, धर्म को लेके जो है बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होने लग गए। एक दूसरे की कम्युनिटी के लोग जो है एक दूसरे को मारने लग गए, बहुत ज़्यादा किलिंग होने लग गई। सो इसी दंगे फसाद की वजह से इन एरियाज़ को कम्युनल जोन घोषित कर दिया गया कि सिर्फ अपनी कम्युनिटी के रिलेटेड लोग ही वहाँ पे रहे और जो भी उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, जैसे कि नॉन मुस्लिम वाला जो एरिया है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी ना हो, और फिर जो मुस्लिम वाला मेजॉरिटी है उसमें नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी ना रहे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को मारने पे उतारू हो रखे थे पार्टीशन के बाद। फोर्स्ड जो लोग हैं उनको अपना घर छोड़कर अब बॉर्डर क्रॉस करने के लिए फोर्स किया गया, क्योंकि अब जो कंट्रीज़ है वो अलग अलग हो चुकी थी। सो अपने घरों को छोड़कर उन सबको अपनी कम्युनिटी के हिसाब से जो बाउंड्री है वो क्रॉस करनी पड़ी। 1000 ऑफ वुमेन वर अबडक्टेड ऑन बोथ द साइड्स। दोनों ही साइड्स पे 1000 ऑफ वुमेन जो है वो अबडक्ट की गई, उनके साथ रेप हुआ, उनके साथ उनको किलिंग किया गया। कुछ को उनकी फैमिली ने ही किल किया अपनी फैमिली ऑनर को सेव करने के लिए। बहुत सारे लोग होमलेस और फैमिलीलेस हो गए। इट वॉज सिचुएशन काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ हार्ट, जैसे कि दिल का बंटवारा होता है ना, कुछ उस तरीके का उस टाइम पे ये पूरा सिचुएशन था। नेक्स्ट जो था ये था कि पार्टीशन में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी इंडिया के पास, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी और असिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, फाइनेंशियल एसेट्स लाइक चेयर, टेबल, मुस्लिम इंस्ट्रूमेंट, पेपर क्लिप, टाइपराइटर, इन सब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यानी कि पाकिस्तान को भी वो सारी चीज़ें दी गई और इंडिया में भी, मतलब इंडिया में जो वो सारी चीज़ें थी उन सब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके पाकिस्तान को वो सारी चीज़ें दी गई।
80 लाख ऑफ पीपल, जो ये एस्टिमेट किया जाता है कि ऑलमोस्ट 80 लाख ऑफ पीपल जो है वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, यानी कि वो पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान से नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इंडिया में आए, और साथ में 5 to 10 लाख पीपल जो है इस पूरे पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में जो है उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया, उनको किल कर दिया गया। एंड इतना बड़ा पार्टीशन या इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद इंडिया में बाद में इट वाज एस्टिमेटेड दैट 12% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में अभी भी रह गई है इन 1951, और पार्टीशन जो हुआ था वो 1947 में हुआ था। सो अब जो कंट्री के लीडर्स थे उनके सामने ये एक बड़ा चैलेंज था, या उनके सामने ये चैलेंज ये था कि इस 12% जो टोटल पॉपुलेशन है उनके साथ कैसा बिहेवियर करना है, उनको सिटीजनशिप देनी है कि नहीं देनी है। सो इंडिया के जो लीडर्स थे दे बिलीव दैट इंडिया में सारे पीपल को जो है सारे रिलीजन को, सारे पीपल को, हर कास्ट के लोगों को जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और जो सिटीजनशिप है उसके लिए रिलीजन और जो अलग उस पर बिलीव करते हैं वो कोई एक टेस्ट नहीं होना चाहिए, सबको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए इक्वालिटी के आधार पे। और यही जो बीइंग रिलीजियस और अ बिलीवर वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप, यही वाला जो आइडिया था, यही जो हमारी कंट्री का सेक्युलरिज्म वाला जो आइडियल है कॉन्स्टिट्यूशन में, धर्मनिरपेक्ष वाला, उसको रिप्रेजेंट करता है। सो पार्टीशन का ये पूरा प्रोसेस देखने के बाद और होने के बाद जो नेक्स्ट चैलेंज जो लीडर्स हैं उन्होंने फेस किया वो था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। नाउ व्हाट आर प्रिंसली स्टेट्स? सो जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो हमारे पास टोटल 565 प्रिंसली हमारे इंडिया में स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट और जो ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो ये थे कि ब्रिटिश प्रोविंसेस उन इलाकों को कहा जाता था, उन एरियाज़ को कहा जाता था जिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था, और प्रिंसली स्टेट उन एरियाज़ को कहा गया जिस पे रूल तो प्रिंस कर रहा था, मतलब प्रिंस करते थे, और वो जो है ब्रिटिशर्स की जो एक सुप्रीमेसी है उसको एक्सेप्ट तो करते थे, और जो ब्रिटिशर्स थे बदले में उनको थोड़ी पावर पावर दे रखा था उन्होंने, अपने जो इंटरनल अफेयर्स है ना उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इसलिए उस एरिया को प्रिंसली स्टेट कहा गया था। ओके, ये जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी को उन प्रिंस ने एक्सेप्ट कर रखा था, और बदले में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी उस एरिया की जो इंटरनल अफेयर्स पे कंट्रोल करने की पावर, डिसीजन मेकिंग जो पावर दे रखी थी, इसको हम पैरामाउंटेसी कहते हैं और सुजनिटी भी बोलते हैं। ओके, सो अब जो ये 565 प्रिंसली स्टेट थे, ये कैसे चैलेंज के रूप में सामने आए? चैलेंज इस तरीके का था कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहा था, सो ब्रिटिशर्स ने जाते जाते भी डिवाइन एंड रूल का प्ले कार्ड खेला और कहा इन प्रिंसली स्टेट्स को दैट यू आर फ्री वेदर टू ईदर टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया, और इफ़ यू वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट तो फिर आप रह सकते हैं। अब उनके इन प्रिंसली स्टेट के, किसी भी प्रिंसली स्टेट के इंडिपेंडेंट रहने में प्रॉब्लम ये था कि पूरे इंडिया में जो भी फिर ये जो 565 जो रियासतें थी, ये जो प्रिंसली स्टेट थी, उसमें से अगर कोई 1, 2, 3, 10, 15 अगर कहता कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो पूरे इंडिया में एक छोटी सी कंट्री जैसे इन प्रिंसली स्टेट का एक डिवीज़न होता, और पूरे इंडिया में ऐसे 3, 4, 5 ये जितने भी प्रिंस जो अलग रहना चाहते थे, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, वो उनका जो स्टेट है वो एक अलग कंट्री की तरह दिखाई देता, जो हमारी कंट्री के यूनिटी के लिए और डाइवर्सिटी को मेंटेन करने पे एक बहुत बड़ा थ्रेट था। सो इसी थ्रेट को सीरियस लेते हुए और इसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए जो गवर्नमेंट ने अप्रोच किया। अब गवर्नमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम इस इंटीग्रिटी में आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो उस टाइम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर भी थे। ही प्लेड एन हिस्टोरिक रोल इन निगोशिएटिंग विद द रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट, और उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के साथ निगोशिएट किया, जिसमें से बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया में मर्ज होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। सो कुछ 3 कंसिडरेशन है, गाइडेड कंसिडरेशन है जो गवर्नमेंट ने जो ये इंटीग्रेट करने के लिए जो
सरदार वल्लभ भाई जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसमें 3 मेजर कंसिडरेशन को ध्यान में रखा गया। वो ये था कि फर्स्ट, जो पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। जो प्रिंसली स्टेट के बहुत सारे जो लोग थे वो इंडिया में मर्जअप होना चाहते थे, इंडियन यूनियन में का पार्ट बनना चाहते थे। तो इसलिए उनको उनके जो प्रिंस थे उनको फोर्स किया गया कि वो इंडिया का फोर्स किया गया, उनसे कंसेंट लिया गया कि वो इंडियन यूनियन में मर्जअप हो जाए। जो सेकंड कंसिडरेशन था वो ये था कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच रखेगी, अब कुछ ऑटोनॉमीज देंगी जो रिलीजन है डिफरेंट रिलीजन्स को, ताकि वो अपना प्रोग्रेस और बेटर तरीके से कर सके। ठीक है। और जो थर्ड है वो ये कि डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, द इंटीग्रेशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड अज्यूम्ड सुपर इम्पोर्टेंस। जो पूरा का पूरा कंट्री है उसमें टेरिटोरियल बाउंड्री लगाना और डिसाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट था, वरना वो पूरा लाइफ टाइम हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम जैसा रहता कि कहाँ से पाकिस्तान की बाउंड्री स्टार्ट होती है, कहाँ से इंडिया की बाउंड्री स्टार्ट होती है। और उस डिमार्केशन को जो इंडियन यूनियन करने वाली थी, जो इंडियन गवर्नमेंट करती, तो उसके लिए सारे के सारे प्रिंसली स्टेट को एक इंडियन यूनियन में मर्जअप होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब जब इंटीग्रेशन वाला आप चैप्टर, वो इंटीग्रेशन वाला जब पार्ट आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें एक वर्ड आएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे प्रिंस जो है वो साइन करते, और वो जो साइन है उसका ये मतलब होता दैट देयर स्टेट अग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इंडियन यूनियन का वो जो पर्टिकुलर स्टेट है, जो प्रिंसली स्टेट है, वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए बिल्कुल रेडी है, या फिर वो साइन कर चुका है और पार्ट बन चुका है। सो अब इसमें ऑलमोस्ट जो प्रिंसली स्टेट थे उनका कंसर्न लेके उनको मतलब जैसे तैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने उन सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करवा लिया। लेकिन 4 ऐसे रीजन्स थे, 4 ऐसे एरिया थे, प्रिंसली स्टेट थे, जिनको इस इंडियन यूनियन में मर्जअप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। मुश्किल आई, और वो था जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। सबसे पहले जूनागढ़ के बारे में पढ़ते हैं। जूनागढ़ के जो प्रिंस थे उन्होंने डिनाई कर दिया कि वो जो इंडियन यूनियन का पार्ट बनने से। वहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ। नाउ व्हाट इज प्लेबिसाइट? प्लेबिसाइट जो है वो जनमत है। जनमत मतलब वहाँ के लोगों से वोट करा के उनका डिसीजन पूछा गया कि ईदर दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट। तो उन्होंने जो वहाँ पे वोटिंग हुई तो उसका ये रिजल्ट निकला कि जो वहाँ के जो पीपल थे, जो लोग थे, जो जनता थी, वो इंडिया में मर्जअप होना चाहती थी, इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहती थी। फिर इस प्लेबिसाइट के बाद डिसाइड हो गया कि वहाँ की जो जनता है वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहती है। तो फिर उनकी जनता का फैसला जो है वो माना गया और जूनागढ़ को इंडियन यूनियन में मर्जअप कर दिया गया। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है हैदराबाद की स्टोरी, की किस तरीके से हैदराबाद को जो है हैदराबाद का जो निज़ाम है उससे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करवाया गया। हैदराबाद की स्टोरी कुछ इस तरीके की। हैदराबाद का जो रूलर है उसको निज़ाम बोला जाता था, और वो चाहते थे कि वो हैदराबाद जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेटस उसके पास रहे, और वो नहीं मर्जअप करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया विद इंडिया इन नवंबर 1947 में, अब 1 साल के लिए। अब ये 1 साल की जो ऑटोनॉमी उनको दी, मतलब अग्रीमेंट जो साइन किया अलग रहने का, स्टैंड स्टिल माने अलग रहने का, अलग स्टेट का। इसी 1 साल में हुआ क्या कि जो वो है हैदराबाद है वहाँ पे मूवमेंट अकर हुआ, और वो मूवमेंट जो था वो निज़ाम के अगेंस्ट था। अब तेलंगाना एरिया में जो ये पीजेंट्री जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसमें निज़ाम का जो ऑप्रेसिव रूल था, दबाव वाला जो रूल था, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और जिसमें जो बहुत लार्ज नंबर में विमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। इस मूवमेंट के रिस्पॉन्स ने निज़ाम ने ये किया कि अपनी मिलिट्री फोर्स, जिसको रजाकार कहा जाता था, उसको
परमिशन दे दी या उसको ऑर्डर दिया कि आप डील करो उसके साथ। सो जो ये रजाकार थे दे बिहेव्ड लाइक बाउंडलेस, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को किल किया, मेम्ड किया, रेप किया और लूट मचाई। और फिर इसके रिस्पॉन्स में जो इंडियन गवर्नमेंट थी, यूनियन जो इंडिया था, उसको बीच में इंटरफेयर करना फिर इम्पॉर्टेंट हो गया। और फिर ये जो रजाकार थे इन्होंने नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया, उनकी भी बहुत ज़्यादा किलिंग की। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि यू डील विद दिस प्रॉब्लम और इसको टैकल करो। सो जब इंडियन आर्मी ने इंटरफेयर किया तो थोड़े टाइम बाद जो है निज़ाम ही सरेंडर्ड, एंड दिस इज़ हाउ जो हैदराबाद का एसेशन है इंडिया में वो फुलफिल हुआ। नेक्स्ट जो स्टोरी है दैट इज़ ऑफ मणिपुर। मणिपुर में के जो राजा थे, महाराजा थे, हिज नेम वॉज बोध चंद्र सिंह। सो बोध चंद्र सिंह जो है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन तो कर दिया था, लेकिन वहाँ पे जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो कर दिया था, और वहाँ की जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो उनको दी गई थी। 1948 जून में महाराजा ने क्या किया कि वहाँ पे मणिपुर में एक इलेक्शन कंडक्ट करवाया, और इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ सबसे पहला यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड इलेक्शन था। जब इलेक्शन कंडक्ट करवाया और फिर रिजल्ट के बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हुई। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश होने के बाद क्या है कि थोड़े टाइम बाद इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने महाराजा पे प्रेशर डाला कि भाई आप इंडिया में पूरी तरीके से मर्ज हो जाए, और ये जो आपको स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई है उस मर्जर के बाद ख़त्म हो जाएगी। अब जो महाराजा बोधचंद्र सिंह थे उस पर प्रेशर डाल के उनको प्रेशराइज करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को साइन करवा लिया गया पूरी तरीके से। और जो ये मर्जर है मणिपुर का इंडिया के साथ, इंडियन यूनियन के साथ, वो हो गया। अब वहाँ से एक नई प्रॉब्लम निकल के सामने आती है, और वो प्रॉब्लम ये निकल के सामने आती है, ये जो साइन है मर्जर वाला वो 21 सितंबर 1949 में बोधचंद्र सिंह महाराज ने इंडिया के साथ किया था। सो ये प्रॉब्लम निकल के सामने आती है कि ये जो अग्रीमेंट था ना, जो साइन किया था बोधचंद्र सिंह महाराज ने, वो बिना किसी कंसल्टेशन के था या बिना किसी कंसर्न के था इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये जो इलेक्शन हुआ था और उसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश हुई थी, तो उसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट आई थी या वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म हुई थी, उन लोगों से इस मर्जर के बारे में बिल्कुल कंसर्न नहीं किया गया, उनके साथ डिसीजन मेकिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है और ऑपोजिशन होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, और आज भी लोगों के दिल में उस चीज़ को लेके या लोगों के मन में उस चीज़ को लेके वो डाउटफुल है इंडिया को लेके। नेक्स्ट जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर का सिचुएशन। जम्मू एंड कश्मीर का जो सिचुएशन है वो इस चैप्टर में तो एक्सप्लेन नहीं किया गया है, वो सेकेंड चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी आई वुड लाइक टू टेल कि ये था कि जम्मू कश्मीर में जो रूलर थे वो हिंदू थे, हरि सिंह, ठीक है। अब हरि सिंह जो है वो ना तो पाकिस्तान में मर्जअप होना चाहते थे, ना ही वो इंडिया में मर्जअप होना चाहते थे। पाकिस्तान में मर्जर की बात मैं इसलिए कर रही हूँ या इसलिए बात हुई थी क्योंकि वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो मुस्लिम थी। तो वो जो रूलर हरि सिंह है वो ना तो इंडिया में मर्ज होना चाहते थे ना पाकिस्तान में। सो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने क्या किया कि अपने ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजा जो कश्मीर है उस पर कब्जा करने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए। सो इसमें अब जब उनका अटैक हुआ पाकिस्तान का, तो महाराजा जो है वो थोड़े पैनिक सिचुएशन में आ गए और फिर उन्होंने इंडिया से मिलिट्री हेल्प की डिमांड की। इंडिया ने हेल्प की, मिलिट्री सपोर्ट भेजा और इन्फिल्ट्रेटर को जो है कश्मीर वैली से हटा दिया गया और कश्मीर वैली को मतलब सिक्योर कर लिया गया। लेकिन ये जो मिलिट्री हेल्प इंडिया ने भेजी, उस भेजने से पहले इंडिया ने ऑलरेडी कंडीशन रख दी थी कि जो महाराजा है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर देंगे और कश्मीर जो है इंडिया में मर्जअप हो जाएगा। सो जब इन्फिल्ट्रेटर से कश्मीर वैली को सिक्योर कर लिया इंडियन आर्मी में, तो जो रूलर हरि सिंह है उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इंडिया के साथ साइन किया, एंड दिस इज हाउ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो गॉट असेस्ड और गॉट मर्ज्ड with India.
सो ये 4 स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स थे मेनली, जिनको के मर्जर में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिली। सो अब जब जो पार्टीशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इस प्रॉब्लम का एंड की तरफ हम जाते हैं, तो वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट में क्या था कि जो इंटरनल बाउंड्रीज थी उसको सेट करना कि कौन सा एरिया कहाँ तक फैला हुआ है, और ऐसा करना क्यों था? ऐसा करना था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बाउंड्रीज डिसाइडेड हो जाएंगी, बाउंड्रीज क्लियर होंगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से या किसी भी तरीके से जब बाउंड्रीज एकदम क्लियर होंगी तो रूल करना, उसको सही तरीके से चला पाना, हर स्टेट की डेवलपमेंट के लिए इंश्योर कर पाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता। और साथ में ये जो इंटरनल बाउंड्री थी वो लिंग्विस्टिक और जो कल्चरल प्लुरैलिटी थी इंडिया की उसको रिफ्लेक्ट करता, वो भी बिना कंट्री के नेशन के यूनिटी को अफेक्ट किए। सो दिस इज वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स और टू ड्रॉ इंटरनल बाउंड्रीज। सो अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी? इसमें ये प्रॉब्लम निकल के सामने आई लीडर्स के सामने कि लैंग्वेज के बेसिस पे अगर हम स्टेट्स बाउंड्री डिसाइड करेंगे, क्राइव आउट करेंगे, तो ये आगे चल के डिसइंटीग्रेशन और डिसरप्शन का कारण बनेगा, और आगे चल के फिर इंडिया के और भी पार्टीशन हो सकते हैं। तो जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, इसी प्रॉब्लम की वजह से ये लैंग्वेज को बेसिस बनाने के लिए, इंटरनल बाउंड्रीज के लिए, उन्होंने इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए मतलब इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से इस सिचुएशन को पोस्टपोन कर दी। लेकिन मीनवाइल इसी बीच में क्या हुआ कि विशालांधा मूवमेंट हुआ। अब ये विशालांधा मूवमेंट क्या है? ये आंध्र प्रदेश का मूवमेंट था, जो आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट करने के लिए था। और डिमांड ये थी कि जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है वो मद्रास प्रोविंस से भाई अलग होंगे, और उनको एक अलग इलाका, उनको वो एक अलग स्टेट फॉर्म करेगी। और इसी मूवमेंट में पट्टी श्री रामालू, जो एक कांग्रेस लीडर थे और वेटरन गांधीयन थे, वो हंगर स्ट्राइक पे गए, और फिर 56 डेज के बाद जो है उनका डेथ हो जाता है। और इसकी वजह से जो गवर्नमेंट पे एक बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेट अनरेस्ट का और वायलेंट जैसा सिचुएशन आउटबर्स्ट हो जाता है आंध्र रीजन में। और जिसको टैकल करने के लिए जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे, ही अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट इन डेक 1952। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, वो आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट फॉर्म करने का अनाउंस कर देते हैं दिसंबर 1952 में। एंड 1953 में आंध्र प्रदेश जो है वो एक सबसे पहला लैंग्वेज बेस्ड जो स्टेट है, सेपरेट स्टेट है, वो फॉर्म होकर निकलता है। अब जब आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पे एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया है, तो इस अनाउंसमेंट के बाद, इस डिसीजन के बाद जो है पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग पार्ट में लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को फॉर्म करने के लिए और डिवाइड करने के लिए बहुत सारा जो वो है, वो जो मूवमेंट है वो होने लग गया। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी सामने आने लग गई कि जो अलग अलग लैंग्वेजेस के जो लोग हैं, पीपल है, दे डिमांडेड देयर सेपरेट स्टेट्स। अब फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, टैकल करने के लिए बहुत सारी कमीशंस फॉर्म की, जैसे कि धर कमीशन, जैसे कि जेपीवी कमीशन, जैसे कि फजल अली कमीशन। और ये सारे आप आगे पढ़ेंगे जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। बट अभी क्या था बुक में, अभी में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात की गई है, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी 1953 में। और ये जो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए था, या बाउंड्रीज़ को रीड्राइंग के लिए थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो फिर जो 1955 ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और रिपोर्ट में एक्सेप्ट किया कि ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करते हैं, स्टेट की बाउंड्रीज बना सकते हैं, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी नहीं चलेगी, यानी कि एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट होगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे में तो फिर बहुत सारे स्टेट्स फॉर्म हो जाएंगे, और फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से कंट्रोल कर पाना, चला पाना, सबकी डेवलपमेंट को इंश्योर करना
और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए, मतलब इंडिया के बहुत सारे डिवीज़न हो जाएंगे, एक तरीके से बहुत सारे स्टेट बन जाएंगे। सो इसलिए लैंग्वेज के बेसिस पे हम एक्सेप्ट तो करते हैं कि बाउंड्रीज रीड्रॉ होंगी, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला थियोरी तो नहीं एक्सेप्ट होगा। और फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के इसी पास्ट जो यही जो रिपोर्ट थी वो पास्ड हुई, और उसके बाद 1956 में टोटल 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो क्रिएट की गई। सो हेयर्स द ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर, जिसमें 1955 में जो रिपोर्ट पेश की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने, और जिसके बेसिस पे 7th अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ और 14 स्टेट एंड 6 यूडीज बनाए गए। तो वो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जो मेजर रिकमेंडेशंस थी वो कुछ इस तरीके की है। पहली तो वही हो गई कि जो स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, बट जो लैंग्वेज है, वन लैंग्वेज और वन स्टेट थियोरी जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगी। और कुछ अदर जो मेजर रिकमेंडेशंस थे कमीशन की, दैट इज़ फर्स्ट कि इंडिया का जो 3 स्टेट सिस्टम और स्टेट नोन एज ABCD वाला जो सिस्टम है उसका एंड होना चाहिए। ABC क्या था? ABC मतलब स्टेट A जो ब्रिटिश जिस पे ब्रिटिश डायरेक्ट कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का जो रूल कर रहे थे। सेकंड जो था वो प्रिंसली स्टेट था, और जो थर्ड था वो स्मॉल प्रोविंसेस थे या स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें जो कमिश्नर है उसके थ्रू एक तरीके से रूल हो रहा था। सेकेंड वन इज बियरिंग ओनली 3 UT, यानी कि सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए, दैट वर अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड मणिपुर, और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज है उनको इमीडिएट स्टेट में मर्ज कर देना चाहिए। और थर्ड वन इज द स्टेट शुड डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ लैंग्वेज स्पोकन देयर। स्टेट को जो है डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज है वो कहाँ तक बोली जा रही है, मतलब जो एक लैंग्वेज है वो कहाँ तक बोली जा रही है या कहाँ तक स्प्रेड हो रखी है, ये जो डिटरमाइन करने की ड्यूटी है वो स्टेट की रहेगी। अब उसके अलावा जो चैप्टर का एंड है उसमें एक बॉक्स में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं जो दोबारा से रीऑर्गेनाइज हुए या जो क्रैब आउट हुए ओरिजिनल स्टेट्स में से, उसका पूरा एक लिस्ट दे रखा है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है याद करना। फर्स्ट वन इज़ बॉम्बे, जिसमें से महाराष्ट्र और गुजरात निकला था 1960 में। सेकेंड वन इज़ असम, जिसमें से नागालैंड निकला 1963 में। देन ग्रेटर पंजाब, जिसमें से हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश निकला 1966 में। देन असम, जिसमें से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा निकला 1972 में। देन असम अगेन, जिसमें से मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश निकला 1987 में। देन उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड 2000, बिहार में से झारखंड अगेन इन 2000, एंड मध्य प्रदेश में से झारखंड अगेन इन 2000, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आंध्र प्रदेश, जिसमें से छत्तीसगढ़, तेलंगाना निकला 2014 में से। सो दीज वर द स्टेट्स विच वर क्रैप्ड आउट फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेट्स एंड देयर years also. This was almost, so this is the end of the notes. बाकी जो 4 marks, 2 marks and 6 marks के जो questions है वो that I will post in my shorts video. Thanks for watching. Bye.